नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन राठौर। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे देश की अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सिंगापुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से अहम मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापक बातचीत की गई, जिसमें वहां पर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत उत्तर प्रदेश के लिए वहां पर सिंगापुर के संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई गति देने पर सहमति बनाई गई। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक्स, शहरी परिवहन और औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं में सिंगापुर की भागीदारी बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने व्यापार और टेक्नोलॉजी साझेदारी को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने पर विचार किया और मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है और वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन चुका है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सिंगापुर संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के संकल्प को दोहराया गया। जनपद आजमगढ़ के जिला कारागार में हत्या के आरोप में निरुद्ध बंदी अग्रसेन सिंह की देर शाम संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। उग्रसेन सिंह मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं और पिछले साल दिसंबर में हत्या के मामले में जेल में निरुद्ध गए थे। आपको बता दें कि कारागार प्रशासन के अनुसार अग्रसेन सिंह वहां पर सुबह तक सामान्य स्थिति में थे और उन्होंने नियमित भोजन भी लिया था। शाम के समय अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई और प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें पहले जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालात में सुधार न होने पर तुरंत जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान उनकी देर शाम जान चली गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजन और गांव के लोग जिला अस्पताल पहुंचे और जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस फोर्स से तत्काल बुलाया गया और अस्पताल और पुलिस ने मिलकर तनाव पर काबू पाया। आपको बता दें कि जेल प्रशासन और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। इस मामले में पुलिस अधिकारी अभी मीडिया के सामने बोलने से बचते दिख रहे हैं। जांच लगातार जारी है। गाजियाबाद के गोवर्धन अपार्टमेंट में अचानक से भीषण आग लग गई, जिसके बाद किसी ने फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और साथ ही आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की गई। आग इतनी तेज थी कि फ्लैट के अंदर रखा कीमती सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन सौभाग्यवश किसी को कोई चोट नहीं आई। आसपास के फ्लैट में रहने वालों को सुरक्षा के मद्देनजर खाली करवा लिया गया और फायर अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि समय पर सूचना और त्वरित कार्रवाई की गई थी और साथ ही इसीलिए कोई जानहानि नहीं हुई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आग का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया और इसकी जांच लगातार जारी है। आपको बता दें कि स्थानीय प्रशासन और फायर विभाग ने वहां पर आग पर काबू पाने में पूरी मेहनत की और स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। इसी के साथ वहां घटना से अपार्टमेंट निवासियों में डर और चिंताएं बढ़ गई हैं, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। आज दिनांक 23 फरवरी 2026 को समय सुबह लगभग 11:15 पर फायर स्टेशन वैशाली पर सूचना प्राप्त हुई थी। गोवर्धन अपार्टमेंट में 1404 नंबर फ्लैट में आग लगी है। तत्काल 2 गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गई। वहां जाके देखा तो 14वें फ्लोर में पूरे फ्लैट में आग फैली हुई थी। नीचे से होस पाइप फैलाते हुए और बिल्डिंग में लगी हुई फायर फाइटिंग व्यवस्था से आग बुझाना शुरू किया और लगभग 1 घंटे में आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। फ्लैट के अंदर 2 सिलेंडर भी थे जिनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राजधानी के पौष इलाके डालनवाला में हुए बहुचर्चित विक्रम शर्मा हत्याकांड की गुत्थी को उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स और देहरादून पुलिस की संयुक्त टीम ने सुलझा लिया। पुलिस ने इस हत्याकांड की साजिश में शामिल 2 मुख्य आरोपियों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही जांच में सामने आया कि आपको बता दें कि झारखंड के कुख्यात अपराधी विक्रम शर्मा की हत्या की योजना कई महीनों पहले बना ली गई थी। साजिश को अंजाम देने के लिए एक आरोपी ने घटना से करीब 3 महीने पहले उसी जिम को ज्वाइन किया जहां विक्रम नियमित रूप से जाता था। घटना वाले दिन भी आरोपी ने जिम के अंदर ही फोन के जरिए शूटरों को विक्रम की मौजूदगी की सूचना दी और इसके बाद घात लगाकर वारदात को अंजाम दिया गया।
पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ कि हमलावर इससे पहले जमशेदपुर और नोएडा में विक्रम शर्मा को मारने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार सुरक्षा घेरे के चलते असफल रहे। देहरादून में अपेक्षाकृत सुरक्षित ठिकाने मिलने के बाद आरोपी अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। पुलिस अब इस हत्याकांड से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। उसको देखते हुए सुबह 8 बजे से प्लानिंग शुरू हुई। गाड़ी जो है रेलवे जो पार्किंग है वहाँ से निकाली गई और इसके बाद जो 2 शूटर आए थे वो वहाँ से स्कूटी करके स्कूटी और एक मोटरसाइकिल के द्वारा जो है और एक तीसरा व्यक्ति है जिसका नाम है अंकित आकाश प्रसाद। और जब ये सूचना पूरी थी तो उसके बाद वो फ्लाइट पकड़ के वहाँ से रांची से दिल्ली पहुँचता, दिल्ली के बाद हरिद्वार, और सारे लोग हरिद्वार में इकट्ठा होते हैं। वहाँ विभिन्न अपनी आईडी लगाकर इसी की आकाश प्रसाद की, और उस आईडी के आधार पर रात को वहाँ रुकते हैं और अगले दिन जो है सुबह यहाँ पर घटना को अंजाम दिया जाता है। तो जितनी भी चीज़ें अभी तक निकल के आई हैं उसमें जिस तरह से संगठित रूप से क्राइम को अंजाम दिया गया है, और ऐसा क्राइम जिसके लिए 6 महीने से तैयारी चल रही थी। मृतक विक्रम शर्मा की हत्या के बाद से लगातार देहरादून पुलिस और एसटीएफ इन हत्यारों की तलाश के लिए यहाँ से लगातार प्रयास कर रही थी, और हमारी विभिन्न टीमें जो बाहर निकली थी, जो यहाँ नोएडा, जमशेदपुर अलग अलग जगह पर हम लोग काम कर रहे थे। इनके वेयरअबाउट्स को हम चेक कर रहे थे। इस बीच एक महत्वपूर्ण सफलता हमें हाथ मिली थी, जिसमें इसके जो इनको जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने वाले जो मुख्य आरोपी हैं, इसमें एक राजकुमार और मोहित, प्रभास उर्फ मोहित, इनके द्वारा इनको जो मदद दी गई है। इसके जो 6 अन्य अभियुक्त हैं जिन्होंने इस घटना को पूरा अंजाम दिया था, जिसमें अभिषेक, विशाल, अंकित और उनके साथीगण हैं, उनको पुलिस अभी तलाश कर रही है। इनको जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट करने में जो स्कॉर्पियो बरामद की गई है, साथ में जो यूपीआई आईडी से जो पैसे ट्रांसफ़र इनको किए गए थे, खासकर अंकित को जो इसकी पूरी रेकी में शामिल था, वो जिस अकाउंट से किए गए थे उनको भी हम लोगों ने ट्रेस आउट किया है। 2 अभियुक्तों को अभी अरेस्ट किया गया है, बाकी अभी टीमें हमारी बाहर हैं। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मैं ये दावा करता हूँ कि शीघ्र ही कर्नलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सदई पुरवा में जमीनी रंजिश के चलते रविवार शाम 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पहले सीएचसी कर्नलगंज में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने अधिवक्ता समाज में भारी आक्रोश पैदा कर दिया। सोमवार सुबह अधिवक्ताओं ने एसपी कार्यालय का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरोप है कि वहां पर मृतक ने घटना से 1 दिन पहले ही पुलिस को पूरी जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता के कारण उन्हें जान गंवानी पड़ी और अधिवक्ताओं ने दोषी पुलिस अधिकारियों पर 36 घंटे के अंदर कार्रवाई का अल्टीमेटम दे दिया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविचंद्र त्रिपाठी और सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय प्रकाश त्रिपाठी ने पुलिस अधीक्षक को वहां पर मांग पत्र सौंप दिया, जिसमें अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी, कोतवाल और जिम्मेदार अधिकारियों के निलंबन और साथ ही विभागीय जांच की मांग की गई। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में विश्वास मिश्रा की तहरीर पर 4 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और 3 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सिद्धार्थनगर में प्रस्तावित फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि फिल्म के विरोध में यादव समाज के सैकड़ों लोग जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच रहे हैं और जोरदार वहां पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ वहां पर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि फिल्म में समाज की छवि को गलत और आपत्तिजनक तरीके से प्रस्तुत किया गया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि इस तरह की फिल्म से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता है और एक विशेष समुदाय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर फिल्म के प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान वहां कुछ लोगों ने चेतावनी दी कि अगर फिल्म को सिनेमा हॉल में रिलीज किया गया तो वो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे और यहां तक कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सिनेमा हॉल फूंकने तक जैसी धमकी दे दी। हालांकि प्रशासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि कानून व्यवस्था में यहां पर खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भैया जो है कुछ लोग जो है समाज में गलत फहमियाँ फैलाने, जैसे यादव जी की लव स्टोरी आई है,
इसके विरोध में कि वो जो है मूवी बैन होना चाहिए। इसके खिलाफ हम लोग जो है पूरा समाज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। सर समाज को लेके चलने वाला यादव समाज हर लोगों के गरीब दुख में साथ देने वाला समाज है और हम लोग हर गरीब दुख के साथ खड़ा रहने का काम करते हैं। तो ये हम लोगों के खिलाफ हमारी बेइज्जती करने के लिए जो यादव मूवी लव स्टोरी जो पिक्चर बनाए हैं, इसके खिलाफ हम लोग का धरना प्रदर्शन है। स्टोरी पूरे देश में मूवी चलाने का काम कर रहे हैं। उनसे गुजारिश करता हूं कि यादव की आपको इतने अच्छा मूवी चलानी है तो हमारे वीर साहसों पर आप मूवी क्यों नहीं बनाते हो? यादव की लव स्टोरी बनाने की क्या ज़रूरत है? उसमें दर्शाया गया है ये बहुत बड़ी साजिश है। मेरे पत्रकार बंधुओं, आप लोग जानते होंगे कि ये सबसे बड़ी साजिश तो इसमें। तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बढ़ते राजनीतिक और सैन्य तनाव ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। भले ही फिलहाल हालात सामान्य दिख रहे हों, लेकिन स्थिति कब बदल जाए इसका अंदेशा अब नहीं लगाया जा सकता। इस पृष्ठभूमि में भारतीय दूतावास तेहरान ने 5 जनवरी 2026 और 14 जनवरी 2026 को अपनी पिछली सलाह को दोहराते हुए एक ताज़ा एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें, दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों से बिना देरी वापसी की तैयारी करने को कहा है और एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया कि छात्र, तीर्थयात्री, व्यापारी और पर्यटक सभी इस सलाह के दायरे में आते हैं। नागरिकों से कहा गया कि वो वहां पर वाणिज्यिक उड़ानों सहित उपलब्ध परिवहन साधनों का उपयोग करें और जहां भी नियमित फ्लाइट संचालित हो रही हो वहीं से जल्द टिकट लेकर रवाना हो जाए। आपको बता दें, दूतावास ने यह भी कहा कि किसी भी तरह की अनिश्चित स्थिति का इंतजार न करें। टिकट महंगे हो या सीमित उपलब्धता हो, प्राथमिकता अपनी सुरक्षा को दें। हमीरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका और जोरदार नारेबाजी की गई। जिला मुख्यालय के बस स्टैंड के पास वहां पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसियों पर आई सम्मेलन में अभद्र हरकत करने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेसियों ने सम्मेलन में कपड़े उतारकर अनुशासनहीनता दिखाई और इससे भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचा। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताया और ये भी कहा कि देश की जनता इस तरह की हरकतों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। प्रदर्शनकारियों ने न केवल अपनी नाराजगी व्यक्त की बल्कि सख्त कार्रवाई की भी मांग की। उनका कहना था कि कांग्रेस के ऐसे रवैये से देश के अंदर और बाहर दोनों जगह भारत की छवि प्रभावित होती है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह भी चेतावनी दी कि ऐसे कृत्यों को अनदेखा नहीं किया जाएगा और कांग्रेस को सबक सिखाया जाना चाहिए। इस दौरान पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनका यह विरोध केवल लोकतांत्रिक तरीके से किया गया है और उनका मकसद देश और समाज में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना है। गोरखपुर के एम्स में कार्यरत नागालैंड की महिला डॉक्टर के साथ रविवार 22 फरवरी की रात करीब 8 बजे गंभीर छेड़खानी और यौन हमले का मामला सामने आया। आपको बता दें कि ओरियन मॉल से लौटते समय 3 पुरुषों ने करीब 1.5 किलोमीटर तक उसका पीछा किया, अभद्र और नस्लीय टिप्पणियां की और एक आरोपी ने डराने के लिए अपनी शर्ट उतार दी। एम्स के गेट नंबर 2 के पास एक आरोपी ने महिला डॉक्टर को गलत तरीके से छुआ। देश भर में स्ट्रीट डॉग्स को सार्वजनिक स्थानों से हटाकर शेल्टर में भेजने के संबंधी निर्देशों के विरोध में लखनऊ में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में नगर निकाय को, आपको बता दें कि वहां निर्देश दिया था कि सड़कें, स्कूल, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक स्थानों से स्ट्रीट डॉग्स को हटाकर शेल्टर में रखा जाए ताकि आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हालांकि इस फैसले का पशु प्रेमियों और सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था और इसी क्रम में लखनऊ में पशु प्रेमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने स्ट्रीट डॉग्स के समर्थन में रैली निकाली। प्रदर्शनकारी ताज होटल लखनऊ से एकत्र होकर 1090 चौराहा तक पहुंचे और वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार की भी मांग की। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल कुशीनगर में पवित्र बुद्ध धातु शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ थाई चैत्य में रखे बुद्ध के धातु अवशेष की पूजा वंदना के साथ हुआ और ये धातु अवशेष 1898 में कपिलवस्तु की पुरातत्व खुदाई में प्राप्त किया गया था और इसे विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं ने वहां पर उत्साहपूर्वक भाग लिया और मार्ग पर सजाए गए थाई कलाकारों के नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दर्शकों का ध्यान खींचा। ये यात्रा महापरिनिर्वाण
बुद्ध मंदिर मार्ग से होते हुए मंदिर तक जाएगी। और आपको साथ ही बता दें कि आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और भक्ति के भाव के साथ बुद्ध धातु का दर्शन भी किया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।